Hello student, welcome to my channel. Today I will discuss about this topic. The name of this topic wave motion and sound. तरंग गति एवं ध्वनि। चलिए समझते हैं क्या होती है तरंग गति। वेव मोशन। समझो, तरंग एक विक्षोभ है जो बिना रूप बदले आगे बढ़ती है। एक विक्षोभ का मतलब एक सीधी रेखा में गति ना करके टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति करना क्या कहलाता है? विक्षोभ कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हो? तरंग एक विक्षोभ है जो बिना रूप बदले आगे बढ़ती है। क्या लिख सकते हैं? तरंग एक विक्षोभ है जो बिना रूप बदले आगे बढ़ती है। विक्षोभ का मतलब समझ गए? एक सीधी रेखा में ना चलकर टेढ़े मेढ़े रास्ते पर गति करना, ऐसे। समझ गए? इसकी एक डेफिनेशन और दे सकते हैं क्या? किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तरंग गति कहते हैं। चलिए नोट कर लीजिए अगर कुछ नोट करने वाला दिख रहा हो तो। इसके बाद हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में, तरंगों के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ वेव्स, तरंगों के प्रकार। हम जितनी भी तरंगें देखते हैं वो सिर्फ दो प्रकार की तरंगें होती हैं। एक विद्युत चुम्बकीय तरंगें और दूसरी यांत्रिक तरंगें। विद्युत चुम्बकीय तरंगें और दूसरी यांत्रिक तरंगें। इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। और इनको मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। क्लियर? क्या होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें? विद्युत चुम्बकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनको संचरण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये प्रत्येक माध्यम में चल सकती हैं। क्लियर? अगर हमें इनकी डेफिनेशन देना हो तो किस तरह से दे सकते हैं? वे तरंगें जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उनको विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। वे तरंगें
जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। समझ गए? अर्थात एक पॉइंट सम और नोट करके लिख सकते हैं क्या? ये निर्वात में भी चल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे प्रकाश तरंगें हो गई। कौन सी तरंगें? प्रकाश तरंगें। और दूसरा रेडियो तरंगें। और अगर मैं बताऊं तो आप पराबैंगनी तरंगें भी ले सकते हो। चलिए नोट कर लीजिए। अब हम लोग समझेंगे क्या? मैकेनिकल वेव्स के बारे में। मिटा दें, मिटा दें, मिटा दीजिए सर। किनके बारे में समझेंगे? मैकेनिकल वेव्स के बारे में। क्या होती हैं मैकेनिकल वेव्स? जिनके संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है उनको क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। इसमें हम एक नोट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? इनकी निर्वात में चाल शून्य होती है। तो इनकी डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? वे तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। एक नोट पॉइंट करके लिख लेना। जो यांत्रिक तरंगों की चाल होती है वो निर्वात में 0 होती है। क्लियर? चलिए अब हम लोग इसके प्रकार के बारे में समझेंगे। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। जो यांत्रिक तरंगें होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। एक अनुदैर्ध्य तरंग और एक अनुप्रस्थ तरंग। एक अनुदैर्ध्य तरंग और एक अनुप्रस्थ तरंग। एक अनुदैर्ध्य और एक अनुप्रस्थ। समझते हैं क्या होती है अनुदैर्ध्य तरंग और क्या होती है अनुप्रस्थ तरंग? मिटा दें, मिटा दीजिए सर।
हम लोग क्या समझेंगे, अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में। क्या होती हैं अनुदैर्ध्य तरंग। समझो, अनुदैर्ध्य तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनमें कंपन करने वाले कणों की दिशा और तरंगों के संचरण की दिशा एक ही होती है। उसको क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। समझ गए। यानी हम लोग कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, इन तरंगों के माध्यम के कणों की दिशा व तरंग संचरण की दिशा एक ही होती है। यानी जिस तरफ इनके कण कंपन करेंगे और तो उसी दिशा में इन तरंगों का संचरण भी होगा, तो उनको क्या कहेंगे हम, अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे। समझ गए। कणों की कंपन की दिशा, कंपन की दिशा और तरंग संचरण की दिशा एक ही होती है, उनको अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ये तरंगें ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती हैं। ये लोहे में भी चल सकती हैं, ये पानी में भी चल सकती हैं, और गैसों में तो हम लोग बोलते ही हैं जिससे आपको आवाज़ सुनाई देती है। आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। ये एक ध्वनि स्रोत है। क्या है, एक ध्वनि स्रोत है। सपोज दैट इसको किसी ने बजाया ऐसे, तो इससे क्या निकलेंगी, ध्वनि तरंगें निकलेंगी। और ये हम खड़े हैं और ये हमारा कान है। तो जो ये कण चलते हैं तो ये अपने आगे वाले कण को धक्का देते हुए चलते हैं। जैसे इस वाले कण ने इसको धक्का दिया, इसने इसको धक्का दिया, इसने इसको धक्का दिया, इस प्रकार ये आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जो कंपन करती हुई जो तरंगें आगे बढ़ती हैं वो हमारे कान के पर्दे पर आकर स्पंदन करती हैं, जिससे हमको ध्वनि सुनाई देती है। समझ गए, क्लियर। चलिए अब हम लोग समझेंगे अनुप्रस्थ तरंग के बारे में।
किसके बारे में? अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में हम लोग समझते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें जो कण होते हैं वो जिस दिशा में कंपन करते हैं उसी दिशा में ये तरंग भी संचरित होती है। यानी तरंग संचरण की दिशा और कणों की कंपन की दिशा एक दूसरे के परस्पर लंबवत होती है। इसमें समझ गए? जैसे ध्वनि तरंग इस प्रकार आगे बढ़ेगी तो कण इस प्रकार कंपन करेंगे। यानी जो ध्वनि के आगे बढ़ने की दिशा होगी और कणों के कंपन करने की दिशा होगी वो एक दूसरे के परस्पर लंबवत होगी। समझ गए? तो हम क्या कह सकते हैं, इनमें कंपन करने वाले कणों की दिशा व तरंग संचरण की दिशा इनमें कंपन करने वाले कणों की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। कणों की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। समझ गए? नोट कर लीजिए। मिटा दें। इसमें एक नोट पॉइंट करके और लिख लेना, क्या? ये तरंगें ठोस तथा द्रव के तलों पर उत्पन्न की जा सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें ठोस तथा द्रव के तल पर उत्पन्न की जा सकती हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग समझेंगे इम्पोर्टेंट तरंग गति से संबंधित जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनके बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य, सपोज दैट आयाम हो गया, आवर्त काल हो गया, आवृत्ति हो गई और तरंग दैर्घ्य हो गई। क्लियर? क्या होता है आयाम, समझो। जैसे कोई तरंग संचरित हो रही है तो क्या होता है आयाम? जो माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन होगा, माध्य स्थिति या इसको हम साम्य स्थिति बोल सकते हैं, इससे जो अधिकतम विस्थापन होगा उसको क्या कहेंगे? आयाम कहेंगे। अधिकतम विस्थापन समझ दैट ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसका जो आयाम होगा वो 6 सेंटीमीटर लिया जाएगा, ना कि 5। समझ गए? तो हम इसको क्या कह सकते हैं? माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन।
इसको हम लोग स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल ए से। और नापते किसमें? जो मीटर सेंटीमीटर जिसमें दिया होगा उसमें मापते हैं। समझ गए? अब समझते हैं आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल होता है एक कंपन में लगा समय। एक कंपन क्या होता है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं क्या? एक कंपन। यानी तरंग को यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। समझ गए? आवर्तकाल को कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसको मापेंगे क्या में? सेकेंड में। समझ गए? तो क्या होता है आवर्तकाल? एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। अब समझते हैं आवृत्ति के बारे में। क्या होती है आवृत्ति? आवृत्ति होती है एक सेकेंड में कंपनों की संख्या। ये जो कंपन है, सपोज दैट किसी कंपन में एक सेकेंड से कम टाइम लगा, तो जो एक सेकेंड में कंपनों की संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? उसकी आवृत्ति कहलाएगी। इसको n से प्रदर्शित करते हैं। और मापते किस में है? हर्ट्ज में, या कंपन प्रति सेकेंड भी बोल सकते हैं इसको। कंपन प्रति सेकेंड में भी मापते हैं। समझ गए? जो घरों में लाइट आती है उसकी जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। यानी जब हमको करंट का झटका लगता है तो वो हमको 50 बार ऐसे ऐसे हिलाता है। समझ गए? 50 बार झटके देता है। तो मतलब जो घरों में लाइट आती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। अब समझ लेते हैं तरंग दैर्ध्य क्या होती है। तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, यानी एक कंपन में जो चली गई दूरी होती है। मतलब एक कंपन में लंबाई हो गई किसकी? तरंग की। तो उसी को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। यानी एक कंपन में चली गई दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। एक कंपन में नहीं, एक आवर्तकाल में चली गई दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसको कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। और नापते कहाँ में है इसको? एंगस्ट्रॉम में। समझ गए? चलिए अब हम लोग समझते हैं काय के बारे में? ध्वनि के बारे में। मिटा दें? मिटा दें? चलिए अब हम लोग समझेंगे काय के बारे में? ध्वनि के बारे में। अभी हमने आपको बताया था ना, ध्वनि क्या होती है। सपोज दैट ये एक ध्वनि स्रोत है जिसके कारण हमें कानों में स्पंदन होता है। तो उसको क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। समझ गए? अगर हमें इसकी डेफिनेशन देनी हो तो हम कैसे दे सकते हैं? ध्वनि विक्षोभ श्रोता के कानों में पहुंचती है जिससे कान के पर्दे पर स्पंदन होता है और हमें ध्वनि का अनुभव होता है। समझ गए?
ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। इनकी एक डिफिनीशन और दे सकते हैं क्या? वे यांत्रिक तरंगे जिनकी प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है उसको ध्वनि तरंगे कहते हैं। समझने वाली परिभाषा, लिखने वाली नहीं है, समझ गए? चलिए अब हम लोग समझेंगे क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। समझो, ध्वनि पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। हम दबा सकते हैं ध्वनि को? नहीं ना। तो हम नोट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? ध्वनि पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। और दूसरे नोट पॉइंट्स में क्या लिखोगे? जो ध्वनि की चाल होती है वो तरंग दैर्ध्य और आयाम पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल तरंग दैर्ध्य और आयाम पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर करती है? माध्यम पर निर्भर करती है। किस माध्यम में वो चल रही है। तो ध्वनि की तरंग आयाम और तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर करती है? यह माध्यम पर निर्भर करती है। और जो निर्वात में इसकी चाल होती है वो कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। नोट कर लीजिए। और एक नोट पॉइंट करके लिख लेना क्या? जो ध्वनि की चाल होती है वो प्रति 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है। समझ गए? नोट कर लीजिए। ठीक है, बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बाकी आगे की क्लास कल करेंगे। ठीक है, पढ़ते लिखते रहना। बाय बाय, टेक केयर।